नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। स्वागत है आपका आमने सामने में। आंध्र प्रदेश की सरकार चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के लिए तोहफा दिया है और पूरा खजाना खोल दिया है। छोटी मोटी राशि नहीं है, करीब 5,500 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन क्या इस समय क्या जरूरत पड़ी है? अभी बिहार चुनाव भी पूरा हुआ है, एनडीए की सरकार बनी है और आज ही खबर आ रही है कि आजम खान को फिर से जेल हो गई है। और उधर भाजपा समर्थित जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, वो इतनी बड़ी सौगात दे रही है। खैर, इसी पर बातचीत के लिए सीधा चलते हैं। हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, ये खबर जो 5,500, मुझे लगता है पहले आजम खान साहब पे बात कर लेनी जरूरी है, क्योंकि ये खबर तुरंत आई है तो इस पर बात कर लेनी जरूरी है। पैन का कोई मामला था शायद, जिसमें उनको सजा सुनाई गई और कोर्ट से ही पुलिस ने उठा लिया है। लंबे समय तक जेल में रहे, जेल से वो बाहर आए। बाहर आने के बाद बिहार में प्रचार वगैरह की बात थी, बाकी सब था, कुछ नहीं हुआ। बड़ी तल्ख टिप्पणियां आती रहीं और तमाम सारी चर्चाएं चलती रहीं कि मायावती के साथ शामिल होंगे, कि क्या करेंगे क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अपना दर्द भी बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहेंगे ये बात लगातार वो करते रहे। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि यूपी चुनाव में अभी काफी टाइम है, उसके काफी पहले फिर उनको उठाकर अंदर डाल दिया गया है। अब जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कितने टाइम तक जेल में रहेंगे, हम नहीं जानते। और यह अपने आप में एक बेहद आश्चर्यजनक बात है कि आजम खान जैसे सीनियर लीडर के ऊपर इतने सारे मुकदमे किए गए हैं कि एक खत्म होता है दूसरा बच जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा बच जाता है। ऐसा लगता है कि आजम खान ने अपनी जिंदगी में सांस भी ली है तो वो भी एक अपराध है। इसको जरा आप इस तरह से देखिए कि मुझे एक दूसरा सीनियर लीडर बता दीजिए पूरे देश में जो इतने लंबे समय तक जेल में रहा हो और उसके बाद निकलते ही जो है फिर उसको जेल में डाल दिया गया। अब ये क्यों हो सकता है? हो सकता है कि कोई समझौता करना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ, हो सकता है, मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई खबर नहीं है। हो सकता है उनको कोई लालच दी गई हो और उन्होंने उसको स्वीकार ना किया हो। ये एक वजह हो सकती है। जब निकले थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे समझौता हो गया है, लेकिन अगर समझौता हो गया होता तो दोबारा जेल में नहीं जाते। हमारे पास टीसीएन का मंच है और कुछ तो है नहीं, तो हम तो यही कह सकते हैं कि ये विच हंटिंग है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, विच हंटिंग, ये विच हंटिंग है। आपके यहां लोग बड़े बड़े अपराधी आपके यहां आते हैं। अभी आज की खबर है, पालघर का जो मामला हुआ था जिसमें साधुओं को पीट पीट के मार डाला गया था, उसका जो मुख्य अपराधी था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उसके बाद जब शोर मचा है, हल्ला मचा है, तब एक लेटर आया है और उसमें कहा गया उसको सस्पेंड रखा जाएगा। मतलब उसकी जो भारतीय जनता पार्टी में उसका जो प्रवेश है उसको सस्पेंड रखा जाएगा। इसका मतलब बीजेपी की भाषा में यह होता है कि जब शोरगुल कम हो जाएगा तो धीरे से शामिल करा लिया जाएगा। इस बार गलती यह हो गई कि वो पूरे अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ आया, ताकत के साथ आया, तो वीडियो वगैरह वायरल हो गया। अदरवाइज उसको चुपचाप रख लिया जाएगा। वहां पर अजित दादा पवार के ऊपर अभी इतना बड़ा आरोप लगा, उसके पहले भी बड़े आरोप रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर आरोप है, हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर करप्शन के आरोप है। गिनाते चले जाइए बीजेपी में ऊपर से नीचे तक, कुछ ही लोग बच जाएंगे जिसके ऊपर आरोप नहीं है। लेकिन ये सारे लोग आजाद घूम रहे हैं, सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं। इनके साथ कोई कानून ऐसा लगता है कि है ही नहीं। अखलाक की हत्या करने वालों पर से आप मुकदमा ही वापस ले रहे हैं। लेकिन आजम खान साहब को आप गिरफ्तार करके रखेंगे। आजम खान साहब को आप, ऐसा लगता है कि ताउम्र जेल में रखने का आपने कसम खा ली है। उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है और जब दिख रहे थे काफी कमजोर दिख रहे थे। हम लोगों ने उनका प्राइम भी देखा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो इसी पर जरूरी थी। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिस तरह से आजम खान साहब को लगातार जेल में रखे जाने की साजिश हो रही है। अब जब बात पलट ही गई है सर, हम चंद्रबाबू नायडू पर तो आएंगे ही। इसमें यह भी जान लेना जरूरी है कि बिहार चुनाव इधर खिसका, इधर आजम साहब को जेल हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार चुनाव खिसका और आजम खान को जेल हुई। अगर बिहार चुनाव के पहले ये जेल हुई होती तो बिहार में एक बड़ा मुद्दा होता। और मैंने बार बार कहा है कि जेडीयू को एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो वोट देती है, तो कम से कम उसका वोट तो किनारे होता ही होता, कुछ ना कुछ तो होता। हालांकि आजम खान बिहार में कितना बड़ा मुद्दा बन पाते मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक मुद्दा तो होता। बिहार चुनाव के बाद जो है चुपचाप उनको निपटा दिया गया। अब चंद्रबाबू नायडू पर आ जाते हैं। इतना बड़ा जखीरा 5,500 करोड़ रुपए, और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं कि लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी जो मुस्लिम लड़कियां हैं, हज के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा,
और अजान पढ़ने वाले जो होते हैं, इमाम होते हैं, उनको भी 5,000 10,000 की बहुत सारी सौगातें हैं। अब ये एंड टाइम अगला 2026 में बंगाल का भी इलेक्शन है और इधर की ये खबर देखिए, चंद्रबाबू नायडू को अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा वोट और समर्थन हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और मुझे लगता है कि जो सौगात मिली है उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसा मिला है, अगर आप देख रहे हैं कि हज यात्रियों को 1 लाख रुपए मिला है या इस तरह का है तो ठीक है। हिंदुओं में भी बहुत कुछ मिलता है, हमारे यहाँ केजरीवाल साहब थे, तीर्थ यात्रा करा रहे थे और भी बहुत कुछ था। तो अगर अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए कुछ पैसा खर्च किया जाता है, 5,500 करोड़ हमको बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो 56,000 करोड़ के आसपास नीतीश कुमार ने लुटा दिया और अब तो जनसुराज आरोप लगा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा था जो लुटा दिया गया। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह, अगर कांग्रेस सरकार में 100 रुपए भी खर्च हो जाए अल्पसंख्यकों के लिए तो तहलका मचा देते हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग की पार्टी कह देते हैं। उन्हीं के दिए हुए फंड में से चंद्रबाबू नायडू जब पैसा बांट रहे हैं तो इनकी जबान सिल गई है। एक बार अमित शाह का बयान नहीं आया है, एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा डकार नहीं रहे हैं, एक बार नरेंद्र मोदी खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर पैसा लुटाया जा रहा है। कांग्रेस कर दे, अगर अखिलेश यादव कर दें, अगर कोई और कर दे, हेमंत सोरेन कर दे, तो ये लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं मुसलमानों का विरोध कर करके। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऐसा करने पर ये खामोश बैठे हुए हैं और इसीलिए मैं कहता हूं इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जिंदा रहते हैं। आप सोचिए, दिल्ली में पोल्यूशन में हम लोगों की हालत खराब है, बूढ़े लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं। और जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो बंगाल में जाके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, आप 2 हिस्सा बना लो, एक हिस्से को मंत्री बनाओ, एक हिस्से को चुनाव की तैयारी कराओ। और आज हालत यह हो गई है कि किसी से पूछिए कि फला मंत्री कौन है, ढिमका मंत्री कौन है, तो मोदी और अमित शाह को छोड़ के किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन किसका मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो ये डबल फेस है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगातार जड़ दिए जाते हैं, समाजवादियों के ऊपर, स्टालिन के ऊपर जड़ दिए जाते हैं, लेकिन वही काम चंद्रबाबू नायडू करते हैं तो मोदी जी बैठ के तालियां बजा रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का उनको समर्थन मिलता है। चंद्रबाबू नायडू को नाराज नहीं कर सकते हैं। अभी फिर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आएंगे और 2-4 हजार 10,000 करोड़ लेकर इनसे जाएंगे योजनाओं का, उसी में से दे रहे हैं ना, घर से थोड़े दे रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये गड़बड़ है। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा अल्पसंख्यकों को सुविधाएं मिले, दलितों को मिले, आदिवासियों को मिले, महिलाओं को मिले और सामान्य भी जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं जिनके पास नहीं पढ़ने की, मैं तो चाहूंगा शिक्षा सबके लिए फ्री हो और कर सकती है ये सरकार। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य सबके लिए आसान हो, फ्री हो और यह सरकार कर सकती है। जो सरकार हजारों करोड़ के लोन माफ कर सकती है, लाखों करोड़ के लोन माफ कर सकती है पूंजीपतियों के, वो जनता को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दे सकती है? तो मेरा सवाल तो यह है। लेकिन वो सब नहीं करना है, हिंदू मुसलमान करना है और जहां मुसलमान को कहीं 25 पैसा भी मिल रहा हो वो आपको खटकने लगता है। मुसलमानों के लिए जो छात्रवृत्तियां थी केंद्र सरकार की, उनकी ऐसी तैसी की गई और भी किया गया, बहुत कुछ किया गया। मुसलमान का तो नाम है, मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान तो बहाना है, दलित असली निशाना है। तो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन ये जो इनकी चुप्पी है, इससे जो भक्तगण हैं उनको समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, इसमें एक चीज और अब इसी साथ जान लेते हैं सर, जहां तक अभी ये बजट की बात है, आश्वासन की बात है कि इतने बजट का आश्वासन दिया है सरकार ने। 2018 में भी उत्तराखंड की सरकार में भी इस तरह की बातें आई थी और आज तक जमीनी स्तर पर वो चीजें पूरी नहीं। अरे मोदी जी जाकर हाथ बढ़ा बढ़ा के बिहार में कह आए थे, इतने 1,000 करोड़ दे दूं, इतने 1,000 करोड़ दे दूं, ऐसा लगता है नीलामी में बैठे थे। तो घोषणा करना तो हमारी सरकारें सीख गई हैं जो कुछ नहीं करती। और वहीं पर आप देखिए, उसी आंध्र प्रदेश के अंदर 15.92 15.92 यानी कि लगभग 16 लाख, 8,000 कम रह जाते हैं, तो तकरीबन 16 लाख जो मनरेगा श्रमिक थे, जो मजदूरी करके मनरेगा में जिनको पैसा मिलता था और उनका घर चलता था, उनका नाम काट दिया गया है। अब उनको रोजगार मिलेगा कहां, नहीं मिलेगा नहीं पता। तो हमारे यहां यह काम चल रहा है, रेवड़ियां बांटो लेकिन नौकरी मत दो।
नीतीश बाबू 10-10 हजार रुपए दे देते हैं, कभी लाडली बहना योजना चल जाती है। अब अल्पसंख्यकों के लिए देखिए असल में क्या हुआ है कि वक्फ बोर्ड वाले मामले पे चंद्रबाबू नायडू से मुसलमान हुए हैं नाराज, क्योंकि आप जाके केंद्र में समर्थन दे रहे हो। अब उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए, और देखिए इमाम साहब लोगों को दे दिया जाता है, ऐसे दे दिया जाता है, गरीबों को कुछ खास नहीं मिलता। हालांकि इमाम साहब लोग भी कोई बहुत पैसे वाले नहीं होते, लेकिन धार्मिक मामले में आप पैसा देने की बात करते तो लगता है चलो हमारे लिए बहुत कर रहा है। जैसे है ना कि मंदिर में दान लोग कर देंगे, भूखे मरते को खाना नहीं देंगे। वही मामला हमारे सरकारों का है, दान कर देंगी और दान कोई अलग से नहीं कर रही है, हमारा आपका पॉकेट काट के कर रही है। हमसे आपसे टैक्सेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनता का जो अधिकार है, रोजगार है, वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कोई सोल्यूशन नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि 10,000 रुपए किसी को दो, उससे अच्छा है कि 18,000 रुपए 20,000 रुपए की नौकरी दे दो। किसी युवा से आप पूछिए कि तुमको 1 लाख रुपए कैश दे दूं या 25,000 की नौकरी दे दूं, तो वो कहेगा भैया 25,000 की नौकरी दे दो। और जब 25,000 की नौकरी मिलती है तो आदमी सब खा नहीं जाता है, वही बाजार में जाता है, सामान खरीदता है, सिनेमा देखता है, गाड़ी खरीदेगा, तो बाजार में पैसा रोटेट होता है, बाजार भी ऊपर जाता है, डिमांड बढ़ती है, बाजार भी ऊपर होता है और बहुत तरीके से चीजें सुधर जाती हैं। और ये जो पैसा आता है ये खत्म हो जाता है। 5 किलो अनाज आया, खाया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। 10,000 रुपए मिला, ये कहा जा रहा है लोन दिया गया, सब डूब जाएगा, कोई पैसा वापस नहीं आने वाला, खत्म। 10,000 रुपए क्या होता है, कितने दिन चलेगा? लेकिन नौकरी देना जो होता है, रोजगार देना जो होता है, वो नहीं हो रहा है। रोजगार लगातार खत्म किए जा रहे हैं। तो नायडू साहब ने भी वही रोल निभाया है। लगभग 16 लाख लोगों से मनरेगा की मजदूरी छीन ली है और ये 5,500 करोड़ की रेवड़ी का आश्वासन दे दिया है। सर बस इसी से हम अंत करेंगे कि जैसे अभी आंध्र प्रदेश का तो ठीक है कि 2026 में बंगाल चुनाव आना है और इनका पूरा टारगेट एक तरीके से मुसलमानों को लेकर के है, उसमें भी वो मुसलमान जो अपने समाज में थोड़े से तिरस्कृत हैं या गरीब हैं, उन वंचितों को लेके। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 2026 में ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर के और चंद्रबाबू नायडू का इस मॉडल को लेकर के भाजपा वहां कूदने की कोशिश करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में वो करेगी, क्योंकि बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। अभी से बहुत साफ दिखाई दे रहा है बंगाल में ये हिंदुत्व की राजनीति पर चुनाव लड़ेंगे और ममता दीदी की कोशिश होगी कि बंगाली गैर बंगाली का मामला उठाएं। देखिए कहां तक पहुंचता है। ठीक है दर्शकों, आप भी इस पर नजर बनाए रखें और अब देखना यह है कि जो ये आश्वासन दिया गया है 5,500 करोड़ रुपए का, मुसलमानों को आश्वासन दिया गया है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, कई सरकारें इस तरह कर चुकी हैं लेकिन जमीन पर चीजें अभी दिखी नहीं है। तो नजर बनाए रखिए, देखते रहिए आमने सामने अपना विशेष कार्यक्रम। कमेंट में हमें जरूर बताएं, प्रतिक्रिया दें, सवाल पूछें। आपके सवालों का, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, उसको भी हम पूरी तरीके से शामिल करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।